स्टीव जॉब्स कहते हैं, जो एप्पल कंपनी के मालिक रहे, वो कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। ये कहानी सुनाई। क्या थी ये कहानी? ये कहानी थी, स्टीव जॉब्स कहता है जब मैं पैदा हुआ तो मैं बिन ब्याही माँ के यहाँ पैदा हुआ। माँ ने ऑक्शन के लिए लगा दिया, जिसको मेरा बच्चा चाहिए ले जाओ। एक ही शर्त थी कि वो माँ और बाप ग्रेजुएट होने चाहिए, उन्होंने 3rd ईयर किया होना चाहिए कॉलेज से। एक पेरेंट्स आए, वो कहते अरे ये तो लड़का है, हमें लड़की चाहिए थी, हमें नहीं चाहिए ये बच्चा। दूसरे पेरेंट्स आए, वो ग्रेजुएट नहीं थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम स्टीव जॉब्स को ग्रेजुएशन कराएंगे, पढ़ाएंगे, बच्चा हमें दे दो। स्टीव जॉब्स को एडॉप्शन में दे दिया गया। कॉलेज गया, कॉलेज में मन नहीं लगता था पढ़ाई में, क्लास के बाहर बैठा रहता था। तभी उसने देखा दीवार पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लिखावट के प्रति अट्रैक्ट हुआ। कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन करने का मन किया। कॉलेज था, कैलीग्राफी की क्लास क्या क्या करे। उसने कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। लिखावट में मन लगता था, मन की सुनी, उसने कैलीग्राफी ज्वाइन की। उस समय उसका कोई यूज नहीं था, यूजलेस थी, पर उसको अच्छा लगता था। वो कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखावट की ओर गया, और जब 10 साल के बाद उसने मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया, उसमें ये कैलीग्राफी लेकर आया, सुंदर लिखावट लेकर आया। इस कारण मैकिन्टॉश कंप्यूटर कई गुना बढ़ा, उसको करोड़ों का मुनाफा हुआ। तो वो कहता है कि आज जो पेरेंट्स यहां बैठे हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजमेंट के हैं, स्टाफ के लोग हैं, बच्चे हैं, हम सभी अगर डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि 10 साल पहले हमने क्या क्या डिसीजन लिए अपनी लाइफ में, क्या निश्चय किया, क्या दिशा पकड़ी, क्या चाहा अपने लिए, आज हम वहीं पर हैं। इसलिए अपनी लाइफ के डॉट्स कनेक्ट कीजिए और उस हिसाब से अपनी दिशा तय कीजिए। दूसरी कहानी, डू व्हाट यू लव। जिस चीज को प्यार करो वही करो। स्टीव जॉब्स ने एक घर के गैरेज से एप्पल कंप्यूटर, एप्पल कंपनी शुरू की। दोस्त के साथ धीरे 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 करोड़पति बन गया, इतनी बड़ी कंपनी बन गई। और एक दिन मैनेजमेंट उसके खिलाफ हो गई, उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। अब जिस कंपनी को तुमने 2 रुपए में शुरुआत की, उस कंपनी को जब करोड़ों का मुनाफा हुआ तो आपको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? पर उसको बाहर निकाल दिया गया। ही वॉज अ पब्लिक फेलियर, वो खत्म हो गया। बट ही डिड व्हाट ही लव्ड। फिर से उसने शुरू किया, फिर से कुछ डॉलर्स इकट्ठे किए, और फिर एक के बाद एक 2 कंपनी खड़ी की, नेक्स्ट और पिक्सर। इन दोनों कंपनियों को एप्पल कंप्यूटर्स ने, एप्पल कंपनी ने खरीद लिया, और ये वापस एप्पल में आ गया, फिर सक्सेसफुल हो गया। तो कई बार जिंदगी हमें सड़क पर फेंक देती है, जहां कोई साथी नहीं होता, शिक्षक नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, सगे संबंधी नहीं होते, दोस्त नहीं होते, हम सड़क पर आ जाते हैं। तब भी अपने मन की सुनो, जो मन कहे वो करो, निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरी और अंतिम कहानी, जब ये अपनी ऊंचाइयों के शिखर पर था स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी का मालिक, इसको सडनली मालूम चला इसको कैंसर है। इसको लगा इसके पास तो 100 साल है जीने के लिए, इसको लगा इसके बिना तो पूरा का पूरा जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। हमें लगता है ना, मैं और आप नहीं रहेंगे तो बचेगा क्या इस सृष्टि के अंदर। तो इसको लगा सब खत्म हो गया है। डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने तुम्हारे पास हैं, जितना जीना है जी लो। तब उसको ध्यान में आया कि लिव एज इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। अगर आज आप ऐसे जियोगे, मैं ऐसे ही जीती हूं, कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो ध्यान आएगा कि ना बच्चे शिक्षकों का मजाक बनाएंगे,
ना शिक्षक बच्चों को तिरस्कार अपमान देंगे, ना बच्चे माँ बाप से गुत्थम गुत्था होंगे, झगड़ा करेंगे, ना भाइयों में लड़ाई होगी, बहनों में लड़ाई होगी, ना किसी का अपमान होगा, ना हम समय व्यर्थ ही गवाएंगे। तो ऐसे जियो, ऐसे नहीं कि 100 साल पड़े हैं कर लेंगे, 1 साल वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे जियो कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। देखिएगा हर मिनट आप कितना काम करेंगे। अब एक बात मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगी कि बच्चों, सपना देखो, बड़ा सपना देखो। ये सपना कभी मत देखना कि बड़े होके मैं बैंक की नौकरी करूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं 20,000 रुपए कमाऊंगा। नहीं, ये सपना नहीं होता। ये आप अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं। सपना होता है बड़ा। आप सोचो मैं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, आप सोचो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, आप सोचो मैं आरबीआई गवर्नर बनूंगा कि हर नए 2000 के नोट में मेरे हस्ताक्षर होंगे। आप इतना बड़ा सपना देखो। इस पर तालियां बजी। और जब ये सपना देखो तो 3 बातें याद रखना। किसी से डरो मत। जब आप तय कर लोगे कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मुझे बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा सोचना है, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनूं, तो आप निर्भीक हो जाओगे, आप डरोगे नहीं। 90% ना आए तो क्या होगा, 89% रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आखिरी दिन है, जितना पढ़ना है पढ़ो। तो इसलिए निर्भीक बनो। स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में जा रहे थे। उस ट्रेन में एक अंग्रेज अफसर साथ बैठा हुआ था। अंग्रेज अफसर को लगा ये गुलाम, भारत का गुलाम आदमी मेरे सामने कैसे बैठा है। जैसे ही स्वामी विवेकानंद की आंख लगी, उनको झपकी आई, अंग्रेज अफसर ने स्वामी विवेकानंद के जूते उठाए और ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिए। स्वामी जी ने देख लिया। स्वामी जी डरते तो थे नहीं। जैसे ही अंग्रेज अफसर की आंख लगी, उन्होंने उसका कोट उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज अफसर की आंख खुली, उसने नीचे देखा, ऊपर देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, कोट तो था ही नहीं। उसने पूछा स्वामी जी से, हे स्वामी, वेयर इज माय कोट? कहां है मेरा कोट? स्वामी जी ने उतनी ही निर्भीकता से कहा, योर कोट हैज गॉन इन सर्च ऑफ माई शूज। तुम्हारा कोट मेरे जूते ढूंढने गया है। गुलाम देश था, आज के स्वतंत्र देश नहीं था। उसके बाद तो निर्भीक बनो। दूसरा, चरित्रवान बनो, सुसंस्कारित बनो। आजकल बहुत नारे लगते हैं, भारत की बर्बादी तक, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो चरित्रवान बनो, संस्कारित बनो। मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा है, स्वामी जी एक बार, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। भगवा चोला पहना था, हाथ में जो एड्रेस था जहां जाना था अमेरिका में, गुम गया। परमिशन लेटर था धर्म संसद में जाने का, गुम गया। तो पार्क के बेंच पर सोए हुए थे, भगवे चोले में थे, सो गए। सुबह एक अंग्रेज दंपत्ति वहां से गुजरा, तो उस लेडी ने कहा, हे लुक एट दिस मैन, हाउ अगली ही लुक्स। स्वामी जी खड़े हुए और खड़े होके बहुत शालीनता से कहा, सिस्टर, इन योर कंट्री अमेरिका, it is the tailor that makes a man, but in my country India, it is the character that makes a man. यानी आपके देश अमेरिका में एक दर्जी आपको चरित्रवान बनाता है, आपको इंसान बनाता है, लेकिन मेरे भारत में व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति के संस्कार उसको इंसान बनाते हैं। तो चरित्रवान बनो। और तीसरा जो मैं अपने ऊपर रोज लागू करती हूं, यू आर यूनिक। यहां बैठा हर छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति यूनिक है। आप जैसा कोई दूसरा इस पूरी सृष्टि में तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान कार्बन कॉपीज नहीं बनाता,
भगवान ओरिजिनल पीसेस बनाता है। आपके जैसा एक और बनाता तो आपको क्यों बनाता? तो आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आप इस संसार में आए हो कुछ विशिष्ट करने के लिए आए हो, कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हो, इसलिए आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए उनके लिए भी जोरदार तालियां जो यहां सामने खड़े हुए थे, वो बोर्ड पकड़ के 2 सीन्स के बीच में कि अब सीन चेंज होगा। और उनके लिए भी तालियां जिनको कोई प्राइज नहीं मिला। जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को अपनी क्लास में कभी प्राइज नहीं मिला था। अमिताभ बच्चन को कभी स्टेज पर बुलाकर घड़ी नहीं दी गई थी कि आपने टॉप किया है। ना विराट कोहली को मिला, ना कपिल शर्मा को मिला, किसी को भी नहीं मिला। अब इन सबको अगर हम एक क्लास में बिठा दें और कहें ज्योग्राफी का मैप देकर, अब आप बताओ कि यहाँ पे कोल फील्ड्स कहां पर हैं, और फिर तय करें सचिन तेंदुलकर फर्स्ट आया, लता मंगेशकर सेकंड आई, अमिताभ बच्चन थर्ड आया, कपिल शर्मा फोर्थ आया, विराट कोहली तो फेल ही हो गया। क्या ये ठीक रहेगा? अब आप कंपटीशन कराइए मेरा और संजय सर का मैथ्स में, या मेरा और आशा जी का बॉटनी में। मेरा बॉटनी से क्या लेना देना? तो इसीलिए किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये मैं अपनी बहनों के लिए भी कह रही हूं, भाइयों के लिए भी कह रही हूं। हम रोज अपने बच्चे की जान निकालते हैं। बड़ा होकर चने बेचेगा। अपने भाई को देख, लॉन टेनिस में स्टेट लेवल का चैंपियन बन गया, और तू निठल्ला डोरेमोन देखता रहता है। हो ठीक है, हमारा कंसर्न जायज है, लेकिन एक लिमिट तक। आप सोचिए, अगर बच्चों ने हमारी रिपोर्ट कार्ड्स मांग ली कि पापा मम्मी आपके कितने नंबर आए थे, तो मुश्किल हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को। तो इसीलिए हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम जहां कल थे आज उससे बेहतर बने, और कल उससे और बेहतर बने। इसलिए 2 सपने देखिए, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। क्योंकि जो केवल अपने लिए सपने देखता है, मुझे क्या मिला, तुमने मुझे क्या दिया, राइट्स, मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है। तो जेएनयू की 9 फरवरी की घटना होती है, जहां नारे लगे थे राष्ट्र के विरोध में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं। सबको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट होने के बाद जब बेल पर आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो जस्टिस प्रतिभा रानी ने उस बेल का ऑर्डर लिखवाते हुए क्या कहा कि चारों ओर शांति के फूल खिले हैं, क्या कारण है कि जेएनयू में शांति के फूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये देश विरोधी नारे इसलिए लगा पा रहे हैं कि हमारे सेना का जवान सियाचिन में है, कच्छ में है, देश की रक्षा कर रहा है, और इनमें से एक स्टूडेंट भी 1 घंटे के लिए भी बिना ऑक्सीजन के सियाचिन में खड़ा नहीं रह सकता। साथ में उन्होंने कहा कि देश का विरोध, राष्ट्र का विरोध, ये जो मानसिकता और विचार है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है। पहले एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर ट्रीटमेंट की जाती है, फिर सर्जरी की जाती है, और तब भी अगर ठीक नहीं होता, पूरे हाथ पांव में देश विरोध का जहर फैल जाता है, तो हाथों और पांव को काटना पड़ता है, एम्प्यूटेट करना पड़ता है। तब एक प्रश्न उन्होंने कहा कि जेएनयू के टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ के लोग जवाब दो कि ये राष्ट्र विरोध का जहर आया तो आया कहां से। मैंने इस पर कुछ रिसर्च किया, जेएनयू गई, कई बार गई, इंटरनेट पे देखा। जेएनयू में 80% टीचर्स, स्टूडेंट, स्टाफ के लोग हमारे और आपके जैसे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। कुछ टीचर्स हैं जो
शरारती किस्म के हैं, बदमाश किस्म के हैं। और उनकी जब मैंने काम देखा, वो कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे, भारत तो अभी 200 साल पहले से ही तो राष्ट्र बना है, इससे पहले तो एक कभी था ही नहीं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसने नागालैंड, मिजोरम, कश्मीर सबको जबरदस्ती कब्जे में ले लिया। और उसके बाद आज अगर मिजोरम कहता है, नागालैंड कहता है, आसाम कहता है, कश्मीर कहता है हम आजाद होना चाहते हैं, तो आजाद हो सकता है। मुझे ध्यान में आया कि ये राष्ट्र विरोधी जहर आया तो आया यहां से। इसीलिए मैं आखिर में एक बात कहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि हमने कभी भारत को राष्ट्र के रूप में देखा ही नहीं, तो उनको याद दिलवाना चाहती हूं कि आज से 5000 साल पहले जब यूरोप में, अमेरिका, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में लोग बिना कपड़ों के घूम रहे थे, यहाँ वेद लिखे जा चुके थे, यहाँ धीरे धीरे उपनिषद लिखे जा चुके थे, यहाँ 1600 वर्ष पूर्व मेघदूत लिखा जा चुका था। 1600 वर्ष पूर्व जो कालिदास ने लिखा था, और क्या लिखा था कि कुबेर ने एक यक्ष को मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के आसपास बंद कर दिया। अब उस यक्ष को अपनी प्रियतमा के पास कैलाश पर्वत में एक मैसेज देना था, तो उसने एक बादल को पकड़ा, मेघ को पकड़ा कि हे मेघ, तुझे इतने सुंदर स्थान मिलेंगे, झरने मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, ये स्थान हैं, ये नदियां हैं, नगर हैं, शहर हैं, जा और अलाका पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे मेरी प्रेयसी को संदेशा देकर आ। 1600 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। इंडोनेशिया में पूछा गया, इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहां पूछा गया कि क्या कारण है आप अपने स्कूल्स में सचरित्र रामायण पढ़ाते हैं, आपकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है और आपके संविधान की पहली लाइन है धर्मो रक्षति रक्षतः। उन्होंने कहा वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन बट वी हैव नॉट चेंज्ड आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन। कि हमने केवल धर्म बदला है, ना संस्कार बदले हैं, ना संस्कृति बदली है, ना सभ्यता बदली है। महर्षि अरविंद से पूछा गया क्या रिश्ता है इस भूमि से, वो कहते हैं भूमि मेरी माँ है, हम भूमि के पुत्र हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो ये रिश्ता है एकात्मता का रिश्ता है। 4 लोग खड़े होकर जो चिल्लाएंगे उससे 125 करोड़ लोगों की आवाज नहीं दब सकती। और आज जो एक कुषड्यंत्र, जो षड्यंत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं आदमी औरत को लड़वाने का, दलित स्वर्ण को लड़ाने का, आर्य द्रविड़ को लड़ाने का, तो मैं उन कुछ कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहूंगी कि जो लड़ना है तो मिल के लड़ो भूख से, जो भूख सारे देश को है खा रही। जो लड़ना है तो लड़ो जाति पाति से, जो फूट है हमारे घर जला रही है। खेलना है खून से तो आओ फिर, है सीमा देश की तुम्हें बुला रही। और इसीलिए मैं यही कहूंगी कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब आप कहेंगे मैम क्या दे सकते हैं? सुबह अखबार खोलो, अखबार में पहले पेज से दुराचार, भ्रष्टाचार, काला धन, यहाँ कत्ल, वहां चोरी, अनाचार, और तूफान मन में उठता है जब एक हाथ में अखबार और एक हाथ में चाय का प्याला होता है। धीरे धीरे अखबार के हम आखिरी पन्ने पर पहुंचते जाते हैं, चाय का प्याला समाप्त होता जाता है, मन में जो तूफान आता है कि कुछ करना चाहिए वो समाप्ति की ओर रहता है, क्योंकि सुबह सुबह तैयार होकर लखनऊ पब्लिक स्कूल भागना पड़ता है। स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी लंच पैक करना पड़ता है। लेकिन जो इस प्रकार की मैनेजमेंट है,
इस प्रकार के कार्यक्रम हैं आपके अंदर इस देशभक्ति के तूफान को जगाए रखने का काम करते हैं, जलाए रखने का काम करते हैं। और अगर आपको लगते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम वहां मौजूद थे। एक गिलहरी पानी में डुबकी लगाती, फिर रेत पर आती, फिर डुबकी लगाती, फिर रेत पर आती। लोगों ने कहा पगला गई हो, क्या कर रही हो गिलहरी? उसने कहा यहाँ तो इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, मैं तो केवल इस पुण्य काम में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। आपको और हमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी भी हम कोशिश कर सकें, अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखना है। क्लास में, घर में, चाय पे, भोजन पर, दोस्तों के बीच में कहीं कोई गलत बात कहता है तो प्यार से उसकी पीठ थपथपानी है कि बेटा तुम्हें और मुझे मिलकर ये देश ठीक करना है, क्योंकि मेरे बच्चे ने परसों मुझे कहा बहुत गंदगी है यहाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। मैंने कहा बेटा माँ भी गोरी नहीं है, माँ को भी बदल ले। तो इसीलिए ये देश अपना है, इसको ठीक करना है, आपको और हमारा दायित्व है। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत। जो इस प्रकार की मैनेजमेंट है, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं आपके अंदर इस देशभक्ति के तूफान को जगाए रखने का काम करते हैं, जलाए रखने का काम करते हैं। और अगर आपको लगते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो जब राम सेतु बन रहा था, नल नील हनुमान स्वयं श्री राम वहां मौजूद थे। एक गिलहरी पानी में डुबकी लगाती, फिर रेत पर आती, फिर डुबकी लगाती, फिर रेत पर आती। लोगों ने कहा पगला गई हो, क्या कर रही हो गिलहरी? उसने कहा यहाँ तो इतने बड़े बड़े योद्धा मौजूद हैं, मैं तो केवल इस पुण्य काम में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूं। आपको और हमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी भी हम कोशिश कर सकें, अपना अपना गिलहरी प्रयास जारी रखना है। क्लास में, घर में, चाय पे, भोजन पर, दोस्तों के बीच में कहीं कोई गलत बात कहता है तो प्यार से उसकी पीठ थपथपानी है कि बेटा तुम्हें और मुझे मिलकर ये देश ठीक करना है, क्योंकि मेरे बच्चे ने परसों मुझे कहा बहुत गंदगी है यहाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। मैंने कहा बेटा माँ भी गोरी नहीं है, माँ को भी बदल ले। तो इसीलिए ये देश अपना है, इसको ठीक करना है, आपको और हमारा दायित्व है। इसलिए आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।